नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जनन कैसे करते हैं कक्षा 10 का अध्याय 8 इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जनन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं और यह पृथ्वी पर जीवन को निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अर्थात जनन क्यों आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन को यानी कि जीवन को किसी प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। और जनन क्या है। सजीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। कोशिका में जो केंद्रक के जो होता है, कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र की जो डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के अणु होते हैं जो आनुवंशिकी का गुण रखते हैं। यानी कि उनमें जीन जो होते हैं आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल ये प्रतिकृति बनाता है यानी कि फोटोकॉपी बनाता है और नई कोशिकाएं बनाते हैं। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं, यानी कि एक नई जो कोशिकाएं समान होती है लेकिन इनमें कुछ विभिन्नताएं भी आ जाती है, यानी कि नई कोशिकाएं समान होती हैं। देखिए, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के। और गुणसूत्र पर रेखिक क्रम में जीन लगे होते हैं और जीन आनुवंशिकी की इकाई होती है। ये जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार नई कोशिकाएं समान हैं लेकिन समरूप नहीं होती है। लेकिन समान तो होती है लेकिन उनमें समरूपता नहीं होती, यानी कुछ वैरायटी, कुछ वेरिएशन भी आ जाता है, कुछ विभिन्नताएं भी आ जाती है। यानी कि डीएनए की जब फोटोकॉपी बनती है और नई कोशिकाएं बनती है तो इस दौरान कुछ विभिन्नताएं भी इनमें उत्पन्न हो जाती है और इन विभिन्नताओं के कारण ही जो संतान है उनकी माता पिताओं से थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े बहुत अलग हो जाते हैं। देखिए, विभिन्नताओं का क्या महत्व है। लंबे समय तक प्रजाति यानी कि स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी है। जैव विकास का आधार है। अगर विभिन्नताएं नहीं होगी तो नया विकास संभव नहीं होगा। प्रजनन के प्रकार यानी कि जनन के प्रकार। तो जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जीव नए जीव का उत्पन्न करता है। यानी कि अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। यानी कि युग्मक निर्माण जैसे कि शुक्राणु, अंडाणु, पादप के अंदर पोलन कण यानी कि परागकण और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। यानी कि इसमें निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है और नया जीव पैतृक जीव के समान यानी कि समरूप होता है। यानी कि नया जो जीव बनता है वो पैतृक जो जीव है उसके बिल्कुल समान होगा और सतत गुणन के लिए बहुत ही उपयोगी आवश्यक है और यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जैसे निम्न वर्ग के जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, या कुछ पादप है जिनमें बीज नहीं बनते हैं जैसे केला है। इनमें ये अलैंगिक जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, दो एकल जीव यानी कि दो अलग अलग जीव, एक नर और एक मादा मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ऐसा प्रजनन लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। जब दोनों बनते हैं तो उनमें निषेचन भी होता है। नया जीव जो होता है आनुवंशिक रूप से पैतृक जीव के समान होता है लेकिन समरूप नहीं होता है। यानी कि पैतृक जीवों के समान तो होगा, जैसे कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, कुत्ते से कुत्ता ही पैदा होगा, लेकिन समरूप यानी कि बिल्कुल रूप में एक जैसा नहीं होगा, शक्ल वगैरह में भी अंतर आ जाता है। प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक है और उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य में, गाय, भैंस, बंदर वगैरह में। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं। सबसे पहले विखंडन विधि, द्विविखंडन विधि। तो देखिए, विखंडन यानी कि टूटना। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, विखंडन विधि कहलाती है।
जैसे सबसे पहले द्विविखंडन पढ़ेंगे, यानी कि विखंडन का ही प्रकार है। इसमें जीव हैं 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे अमीबा, देखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले इसमें केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव, फिर एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार एकल कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती है। तो ये जो विभाजन है, ये कोशिका विभाजन किस प्रकार का है? द्विविखंडन विभाजन। अब देखेंगे अपन बहुविखंडन। तो बहुविखंडन जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है, इसको बोलते हैं बहुविखंडन। जैसे प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनाप्लिज मच्छर की लार में, वो प्लाज्मोडियम में जो स्पोर होते हैं वो बहुत सारे स्पोर होते हैं। जब वो स्पोर परिपक्व हो जाते हैं तो अनेक भागों में टूट जाते हैं, अनेक टुकड़ों में टूट जाते हैं और कोशिका से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा विखंडन बहुविखंडन कहलाता है। ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाप्लिज मच्छर की लार में होती है, जिसके कारण मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो एक प्लाज्मोडियम सेल से अनेक प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। अगला है खंडन, यानी कि खंडन में क्या होता है? इस प्रजनन की विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में या खंड में बढ़ जाते हैं और ये टुकड़े जब वृद्धि करते हैं तो नए जीव को विकास कर लेते हैं। जैसे स्पाइरोगायरा। तो दोस्तों स्पाइरोगायरा एक शैवाल है और इसमें फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन विधि होती है। देखिए जो स्पाइरोगायरा, इसके जो 2 टुकड़े हो जाते हैं, जब दोनों टुकड़े जब टूट जाते हैं तो टूटने के बाद दोनों जो टुकड़े हैं यानी कि दोनों जो खंड हैं नए स्पाइरोगायरा शैवाल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी विधि फ्रेगमेंटेशन, जिसे हिंदी में खंडन कहते हैं, यानी कि इसका एक खंड नए स्पाइरोगायरा जीव का निर्माण कर लेता है। अगला है पुनरुद्भवन। तो इस प्रक्रम के अंदर यानी कि इस जनन की इस विधि के अंदर कोई जीव किसी कारणवश उसका कोई टुकड़ा टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव को विकास कर देता है, यानी कि नए जीव का निर्माण कर देता है। सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्भवन जो होता है प्लेन एरिया के अंदर पाया जाता है। प्लेन एरिया के 3 टुकड़े करने पर, सिर, धड़ और पूंछ को अलग करने पर पूरा का पूरा प्लेन एरिया विकास हो जाता है। हाइड्रा के अंदर भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। सिंपल सा उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। छिपकली जो होती है उसकी पूंछ कटने पर उसके पूंछ पुनः आ जाती है, तो उसमें केवल पूंछ में ही पुनरुद्भवन होता है। देखिए प्लेन एरिया के अंदर रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन, प्लेन एरिया के 3 टुकड़े करने पर तीनों टुकड़े नए प्लेन एरिया का निर्माण कर लेते हैं, तो ये पुनरुद्भवन है, यानी किसी एक टुकड़े से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। हाइड्रा के अंदर भी पुनरुद्भवन होता है। अगली विधि है मुकुलन यानी कि बडिंग। इस प्रक्रम में या इस जनन की इस विधि में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, आउटग्रोथ उत्पन्न होती है, जिसे मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल फिर से नए जीव का निर्माण कर लेता है। जब हाइड्रा से टूटेगा ये और जनक से जब अलग होगा तो ये नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि। देखिए जो बड जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बड जब टूटेगी तो मूल हाइड्रा से अलग होने के बाद नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि। यीस्ट में भी मुकुलन विधि पाई जाती है। यीस्ट एक प्रकार का कवक है, तो इसमें भी मुकुलन विधि यानी कि बडिंग मेथड द्वारा प्रजनन होता है। अलैंगिक जनन की यह विधि है। अगला है बीजाणु समासंग, जिसको स्पोरुलेशन भी कहते हैं या स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणु धनी पाई जाती है, स्पोरेंजियम, जिसमें बीजाणु होते हैं और बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से ढकी रहती है। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये बीजाणु वृद्धि करते हैं और इनके जो बाहर की जो झिल्ली है, भित्ति है, वो टूट जाती है। और ये जो स्पोर हैं, ये स्पोर जब बाहर आ जाते हैं और इन स्पोर की वजह से जो पूरे नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो बीजाणु समासंग यानी कि स्पोरुलेशन विधि कवक के अंदर होती है, यानी कि फंगस के अंदर होती है। और प्रत्येक जो बीजाणु है नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार स्पोरुलेशन कवक के अंदर संपन्न होती है। अगली विधि है स्पोरुलेशन के बाद कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनकी कायिक भाग यानी कि जड़, तना, पत्तियों के द्वारा भी होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
और इसकी प्राकृतिक विधियाँ हैं जड़ के द्वारा, तने के द्वारा और पत्तियों द्वारा। तो जड़ के द्वारा डहेलिया और शकरकंद में, तना यानी कि आलू और अदरक में, और पत्तियाँ यानी कि ब्रायोफिल्म की जो पत्तियाँ उनके ऊपर छोटी छोटी कलिकाएँ हैं वो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। यानी कि जड़, तना और पत्ती के द्वारा अगर नया जीव बन रहा है, नया पौधा विकास हो रहा है तो वो कायिक प्रवर्धन कहलाता है, यानी कि कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कुछ कृत्रिम विधियाँ हम हमारे हाथों से भी करते हैं मानव द्वारा, जैसे रोपण, जैसे आम का कलम रोपण, कर्तन जैसे कि गुलाब की हम कलम काट के नया जीव उत्पन्न कर देते हैं यानी कि नया गुलाब। जैसे लेयरिंग यानी कि चमेली के अंदर लेयरिंग। उत्तक संवर्धन क्या है? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उसे पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे केलस कहते हैं, में बदल जाती है। केलस को हार्मोन के माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में उगा दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है। उदाहरण आर्किक और सजावटी पौधे। यानी कि टिश्यू कल्चर विधि ये एक मॉडर्न तकनीक है, और इस मॉडर्न तकनीक द्वारा भी अलैंगिक जनन की विधि है ये भी, और इसमें टिश्यू निकाल के कोशिका से ही नया पौधा तैयार किया जाता है। पोषक माध्यम में जब कोशिका गुच्छे बना लेती है, जिसे कोशिकाओं का अविभेदित समूह बन जाता है, जिसे केलस कहते हैं, और केलस को हार्मोन देके नया पौधा विकास करके उसको आवश्यक पोषक माध्यम के बाद जो मिट्टी में उगा दिया जाता है और नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार की विधि उत्तक संवर्धन, और ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यानी कि टिश्यू कल्चर्स के अंदर इसका स्टडी की जाती है। अब कायिक संवर्धन के क्या लाभ है, यानी कि अपन कायिक विधि जो अपनाते हैं उसमें क्या लाभ है। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि बीज उत्पन्न नहीं होगा तो नया पौधा भी विकसित नहीं होगा। तो इस प्रकार के पौधे को उगाने के लिए अपन कायिक विधि यानी कि कायिक संवर्धन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे केला, गुलाब, इनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, तो नए पौधे को बनाने के लिए कायिक विधि लाभदायक है। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, यानी कि इस प्रकार के पौधे विकास करने में वैसे के वैसे ही हमें पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे हमने गुलाब लिया सफ़ेद फूल वाला, तो हमें सफ़ेद फूल वाला ही प्राप्त होगा। गुलाब अगर मान लें गुलाबी वाला है तो गुलाबी वाला ही प्राप्त होगा। यानी कि जिस प्रकार की कलम उगाते हैं वैसा ही पौधा तैयार होता है। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, यानी कि बिना बीज वाले फल उगाने में भी मदद मिलती है। और पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का खर्च भी नहीं होता है। अगला है कायिक संवर्धन विधि में हम बहुत ही कम समय में पौधे को उगा सकते हैं, यानी कि इसमें अपने को बीज आने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।